अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूं, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। इस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। हम सीखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, यानी जो हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस हमारा है इसकी इंडस्ट्री में क्या अहमियत है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम कैसे करता है। उसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं फ्यूज्ड यानी मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन फॉर्म में, तो वो कैसे काम करता है, ये इसी एक सिंगल टॉपिक में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको जो हम मेटल्स बनाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है वो भी पता चल जाएगा। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इम्प्योर कॉपर को प्यूरिफाई करते हैं, ये सारी एप्लीकेशंस हैं। एनोडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं, ये कैसे होता है ये भी आपको पता चल जाएगा, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम कैसे करता है ये भी अंडरस्टूड आपके लिए हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी पहली एप्लीकेशन की, तो वो है प्रेपरेशन ऑफ डाउन सोडियम मेटल, और ये हम तैयार करते हैं डाउन सेल से, डाउन सेल। ठीक है, हमने सोडियम मेटल को प्रिपेयर करना है, किसे करना है, ये डाउन सेल में होगा। और इसमें ये जो पहली एप्लीकेशन है, इसमें बेसिकली आप सीखोगे कि इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होता है उसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइट को फ्यूज फॉर्म में यूज करते हैं तो वो कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, कैसे काम करता है। देखो, तो हम इस एप्लीकेशन में ये भी सीख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स मोल्टन और फ्यूज्ड फॉर्म। जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट किस में होगा, अपनी मोल्टन या फ्यूज फॉर्म में होगा, तो वो कैसे काम करेगा। देखो, आप जब डाउन सेल की बात करते हो ना, पहले तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम कैसे करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक कंप्लीट सेल होता है। इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक को हम पॉजिटिव एनोड से, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, चूंकि हमने खुद इसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, इसको प्रोवाइड करनी होती है। एक को हम एनोड कहते हैं जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और दूसरे को हम कहते हैं कैथोड, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने जुड़ा होता है। अब जो हम यहाँ पे कंडक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, कंडक्शन करवाने के लिए जो सॉल्ट आयनिक कंपाउंड यूज करते हैं, जो आयंस प्रोवाइड करता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे NaCl यूज किया, जब NaCl यूज करूंगा तो इस पे 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे। ये मैं ना फ्यूज फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। फ्यूज बोले तो लिक्विड फॉर्म में, पिघली हुई हालत में, मोल्टन स्टेट में, यानी इसमें मैंने पानी शानी नहीं डाला, इसको लिक्विड फॉर्म में लिया। तो अब आप खुद समझदार हो, यहाँ पे 2 तरह के आयंस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव आयन होगा ये नेगेटिव कैथोड की तरफ जाके रिड्यूस होगा। कैथोड पे होती है रिडक्शन, ये भी याद रहे बात आपको, कैथोड पे रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। और ये जब नेगेटिव आयन इस एनोड पे जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा, जो एनोड पे होगी, तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो इसी को यहाँ पे हम डाउन सेल में एक्सप्लेन करने लगे। देखो, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, ऐसे, ये हमने किस फॉर्म में लिया, लिक्विड फॉर्म में, यानी पिघली हुई मोल्टन हालत में लिया है। तो इससे बनेगा Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ये भी लिक्विड होगा और ये भी लिक्विड होगा। ये लिक्विड लिखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपनी मोल्टन स्टेट में पाए जा रहे हैं। अब एट एनोड, अभी मैंने क्या बताया, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। अब मुझे आप ईमानदारी से बताएं शाबाश सोच के कि दोनों में से कौन सा आयन जो है, सोडियम या क्लोराइड आयन, जो एनोड पे जाएगा। शाबाश, एनोड पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, जाएगा कौन, नेगेटिव, तो क्लोराइड आयन जाएगा ना। तो क्लोराइड आयन जो लिक्विड फॉर्म में है वहां जाएगा एनोड पे और अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये क्लोरीन बन जाएगा गैस। अब क्लोरीन जी गैस एटम इस तरह नहीं होती। क्लोरीन देखो, ये तो एटम है क्लोरीन का, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 क्लोराइड आयन ले लेता हूं, फिर ये Cl2 लिखा जा सकता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन भी कितने रिमूव होंगे, एग्जैक्टली 2। तो यहां मैं बैलेंस करने के लिए स्टोकियोमेट्रिकली मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम बात करें एट कैथोड, है ना, एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होनी है जी, ऑफ कोर्स रिडक्शन होनी है। अब मुझे बताएं, जो दोनों आयंस में से एक आयन बचा है यानी सोडियम आयन, उसी की रिडक्शन होनी है ना। तो सोडियम आयन यहाँ पे आप लिखो, 2 सोडियम आयन चूंकि बैलेंस किया हुआ है हमने, तो 2 सोडियम आयन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है।
तो यहाँ हमारे पास 2Na लिक्विड फॉर्म में बनेगी। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ डाउन सेल में हम सोडियम मेटल तैयार कर रहे हैं ये लिक्विड फॉर्म में एट कैथोड बनेगी और रिडक्शन से बनेगी। तो स्टूडेंट ये पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में। इसमें आपने क्या तैयार किया, सोडियम मेटल को। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि हाउ सोडियम मेटल कैन बी प्रिपेयर्ड इन डाउन सेल, तो भी आप ये लिख सकते हो। पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए आप बताओ इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जब हम इलेक्ट्रोलाइट को किस हालत में यूज करें, मोल्टन स्टेट में, तो भी आप यही लिख सकते हो। या आपको बताए कि आपसे ये पूछे कि आप इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, किस तरह से उसमें आयंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं, तो भी आप उसमें ये लिख सकते हो। दैट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम, या फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन थी, या फर्स्ट आप इसको समझ लो इसकी इंपॉर्टेंस थी। अब हम इसकी सेकेंड एप्लीकेशन पे मूव करने लगे हैं जिसमें हमने कास्टिक सोडा की प्रेपरेशन देखनी है, और वो होगा व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स सॉल्यूशन फॉर्म। यहाँ पे मोल्टन फॉर्म था, वो होगा सॉल्यूशन फॉर्म। तो आइए उसको देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मैं सेकंड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, और ये है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ NaOH। इसको हम कास्टिक सोडा भी पढ़ते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, अच्छा ये जो प्रेपरेशन है ये जिस सेल में हम करते हैं उसको हम नेल्सन या डायाफ्राम सेल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हम नेल्सन्स और डायाफ्राम सेल की बात कर रहे हैं, फ्राम सेल। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में यूज होगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज इन एक्वस फॉर्म। अब ये किस फॉर्म में यूज होगा, एक्वस फॉर्म में। यानी अब ना आपने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है होगा वो NaCl ही। यहां पे भी हमने NaCl लिया है, इससे सोडियम मेटल तैयार हुई। यहां पे भी हमने NaCl ही एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन अब उसमें पानी डालेंगे। पहले ऐसा नहीं किया, पहले उसको मोल्टन फॉर्म में लिया, यानी पिघला के लिया, उसको मेल्ट करके लिया। अब नहीं ऐसे करना। अब आपके पास NaCl ही है, लेकिन ये अब किस फॉर्म में है, यस ये अपनी एक्वस फॉर्म में है। तो अब आप इसको ऐसे लिखोगे Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, लेकिन सबके साथ क्या आएगा, एक्वस। वही फिर दोबारा इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 से सीधा सीधा आप इसको मल्टीप्लाई करो स्टोकियोमेट्रिकली बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे अगेन मैं लिखूंगा एट एनोड। हाँ जी बताएं, एनोड पे क्या होती है, एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, यस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एनोड पे कौन जाएगा, डेफिनेटली क्लोराइड आयंस जाएंगे, जैसे पहले हुआ था। तो ये एक्वस फॉर्म में थे, वहाँ जाएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना देंगे, प्लस में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए रिमूव। ठीक है, अब एट कैथोड क्या होनी है, रिडक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा रुक जाइएगा, एट कैथोड रिडक्शन होनी है। अब स्टूडेंट जल्दी जल्दी क्या करते हैं, वैसे जैसे हमने डाउन सेल में किया कि सोडियम आयन को भेजा, रिड्यूस कर दिया। देखो यहाँ पे वाटर भी है, पानी, और जो वाटर होता है ना उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सोडियम आयन से ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ। देखो एक तरफ आपके पास सोडियम आयन पड़ा है, एक तरफ वाटर है। अब दोनों ने कैथोड पे जाना है, ये दोनों ने किस पे जाना है, कैथोड पे। दोनों ने रिड्यूस होने की कोशिश करनी है। आपको पता है सोडियम आयन मेटल है और जो वाटर है वो मेटल नहीं है, तो वाटर की रिडक्शन एज कंपेयर टू सोडियम आयन ये जल्दी हो जाती है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ सोडियम आयन। सो वाटर रिड्यूस होगा पहले बिफोर सोडियम आयन। तो वाटर की रिडक्शन आपने याद रखनी है, जब भी आपने वाटर की रिडक्शन करवानी हो बैलेंस करके, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखें, इलेक्ट्रॉन लिखें। ये जो लेड एक्यूमुलेटर बैटरी उसमें भी हम इस तरह की रिडक्शन करवाएंगे, जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे रिडक्शन इसी तरह की होगी। तो फिर यहाँ से हमारे पास बन जाएगी H2 गैस और प्लस में 2 हाइड्रोक्सिल आयंस। ये आपके पास लिक्विड था, ये आपके पास गैस बनी, और ये आपके पास एक्वस आयंस बने, OH नेगेटिव। देखो यहाँ से और वहाँ इन दोनों के दरमियान फ़र्क आ रहा है। अब फ़र्क कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ हमने एक्वस फॉर्म में लिया है अपने NaCl को, इसको हम ब्राइन भी कहते हैं, और यहाँ पे हमने उसको मोल्टन फॉर्म में लिया था, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को। तो वाटर की रिडक्शन होने के बाद हाइड्रोजन गैस बनी और हाइड्रोक्सिल आयंस बने। अगर ये भी अगर आप देखना चाहें ना कैसे होता है, बेसिकली देखो पानी को अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर लें, पानी के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, फिर H पॉजिटिव है एंड
OH नेगेटिव है। इन दोनों को मैं टोटल करूं तो 2H पॉजिटिव बनते हैं और इन दोनों को 2OH नेगेटिव। अब ये जो 2OH पॉजिटिव हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 गैस बनेंगे, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। और ये 2 हाइड्रोक्सिल आयंस, अब ये जो 2 हाइड्रोक्सिल आयंस हैं और ये जो 2 Na पॉजिटिव आयंस हैं, अब ये दोनों कैथोड पे पड़े होंगे। क्यों? ये तो कैथोड पे बना ना, अभी ये तो पॉजिटिव है, इसने जाना ही कैथोड पे था, ये जा रहा था, लेकिन इससे पहले वाटर रिड्यूस होकर ये बना देता है। तो ये और ये सोडियम आयन आपस में मिलकर बना देंगे NaOH, जो हम यहाँ पे बनाना चाहते थे, 2OH नेगेटिव। ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी हैं, और हमारे पास यहाँ पे बनेगा 2NaOH और ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ NaOH, ठीक है, बाय नेल्सन्स और डायाफ्राम सेल, जिसको हम प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं। और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में यूज किया? एक्वस फॉर्म में। अब 2 बातें आपके लिए बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आपको पेपर में ये नोट आ जाए कि आप लिखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को हम किस हालत में लेते हैं? उसको मोल्टन हालत में लेते हैं। तो आप बजाय कि कोई और एग्जांपल हो, यही सेम डाउन सेल वाली एग्जांपल उसको इलैबोरेट कर सकते हो। इससे आपकी एप्लीकेशन भी कवर हो जाएगी, ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि आप इलेक्ट्रोलाइट को जब एक्वस फॉर्म में होता है तो बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कैसे होता है, तो ये लिख सकते हो। इससे ये याद करने से आपका ये भी टॉपिक कवर होगा और आपकी एक एप्लीकेशन भी कवर हो जाएगी। तो यूं हमने 2 एप्लीकेशंस भी कवर कर ली हैं और 2 एक जो लॉन्ग क्वेश्चंस में हमें टॉपिक आ सकते हैं वो भी साथ कवर हो गए। अब हम 3rd एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम 3rd एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें हमने क्या प्रेपरेशन करनी है? ये है प्रेपरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। चलो मैग्नीशियम के लिए मैंने Mg ही लिख दिया, कैल्शियम के लिए Ca सिंबल होता है। तो इनको हमने तैयार करना है, ठीक है, इन मेटल्स को। ये बिल्कुल वैसे ही है, उसी सेम पैटर्न के मुताबिक है जैसे हमने डाउन सेल में सोडियम मेटल को तैयार किया। इसमें आप क्या करोगे? देखो, लाइक अगर हमने मैग्नीशियम तैयार करनी तो MgCl2 ले सकते हो आपने कैल्शियम तैयार करनी CaCl2 ले सकते हो, है ना। तो इसमें से जो मेटल बनेगी मैग्नीशियम, वो जाके कैथोड पे बनेगी जैसे सोडियम मेटल बनी थी। इससे भी जो कैल्शियम मेटल तैयार होगी, कैल्शियम, वो कहाँ पे जाके बनेगी? कैथोड पे। तो जो भी हम यहाँ पे मेटल बनाएंगे, जैसे हमने सोडियम मेटल तैयार की थी पहली एप्लीकेशन डाउन सेल में, तो वो जाके कैथोड पे रिडक्शन से बनी थी। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा। तो ये हमारी 3rd एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब हम 4th पे आते हैं। 4th एप्लीकेशन है प्रेपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। अब अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम एक मेटल है, या एक्सट्रैक्शन भी आप इसको कह सकते हो, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन या प्रेपरेशन कह लो। इसको भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में तैयार करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करके। देखो, एल्यूमिनियम वो वाहद मेटल है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है ज़मीन की क्रस्ट में, लोहे से भी, आयरन से भी ज़्यादा है। अगर हम मेटल्स के अंदर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल है। और अगर हम एलिमेंट्स में बात करें, ओवरऑल एलिमेंट्स में, तो ये 3rd नंबर पे अबंडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट। पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, फिर हमारे पास सिलिकॉन है, 2nd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, और 3rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम है। लेकिन अगर मेटल्स में बात की जाए तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आयरन है। लेकिन ये इसके यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि ये आयरन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो ये ज़्यादा पाई जाती है, फिर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो इसको बहुत सारी जगहों पे हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स के बॉडी पार्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो इसलिए बड़ी अहम हमारे पास मेटल है ये। इसके जो 2 चीफ ओर्स हैं ना, वो हमारे पास बॉक्साइट और क्रायोलाइट होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है बॉक्साइट, जिनसे ये हासिल होती है। बॉक्साइट का फॉर्मूला है हमारे पास Al2O3.2H2O, दैट इज कॉल्ड बॉक्साइट। क्रायोलाइट हमारे पास है, क्रायोलाइट, इसको हम कहते हैं Na3Al(F6), दिस इज कॉल्ड क्रायोलाइट। तो हमारे पास ये दोनों चीफ ओर्स हैं और सबसे ज़्यादा पाई जाती है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से मिलती है हमें। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ओर्स को इकट्ठा मिक्स करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक इंडस्ट्रियल प्रोसेस इस पर करवाते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जिससे हम केमिकल वर्क लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हॉल बेराउट प्रोसेस।
फिर इससे ना हमें एल्यूमिनियम मेटल हासिल हो जाती है। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम मेटल होती है ना, इसको इसकी क्रूजन हो सकती है, इसको जंग लग सकता है। वैसे तो एल्यूमिनियम अपने गिर्द एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेती है, इसको जंग नहीं लगता, लेकिन इस तरह की जो नौजायदा नेसेंट एल्यूमिनियम होती है वो इतनी कारआमद नहीं होती जो हम किस में तैयार करते हैं, हॉल बेराउट प्रोसेस में। तो हम साथ ही जब ये तैयार कर रहे होते हैं ना, वहां पे ही हम इसकी करवाते हैं एनोडाइजेशन, ताकि इसको बिल्कुल कुरियन रेजिस्टिव बना दिया जाए और इसके ऊपर अपनी मर्जी का जो डाई है, कलर है, वो लेके आया जाए। तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चौथी एप्लीकेशन में आप सिर्फ ये बताओगे हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं एल्यूमिनियम की। तो ये हॉल बेराउट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बॉक्साइट और क्राइलाइट दोनों को मिक्स करके इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करवा के एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और फिर इसकी एनोडाइजेशन कैसे करनी, ये हम अभी 5वीं एप्लीकेशन में देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम 5वीं एप्लीकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं और ये है एनोडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम। अभी देखो हमने एल्यूमिनियम तैयार की है ना, इसको मज़ीद कुरियन रेजिस्टिव बनाने के लिए हम इसकी एनोडाइजेशन करते हैं। इसी को हम एनोडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम कहते हैं। हम ऑक्साइड लेयर चढ़ा देंगे एल्यूमिनियम के ऊपर, यानी ये एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर हमने एक ऑक्साइड लेयर बनानी है, ऑक्साइड लेयर, और उसके बाद ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी, इस तरह ऐसे। इसको हम कहते हैं एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम को हमने एनोडाइज्ड करना है। कैसे करेंगे, देखो ये जो आपने एल्यूमिनियम हॉल बेराउट प्रोसेस में तैयार की है, इसमें आप अब इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर चढ़ानी है। आप क्या करोगे, एक कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करोगे। इलेक्ट्रोलाइट या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो या फिर आप क्रोमिक एसिड यूज करते हो, ये दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर सकते हो। और इसकी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। जब आप करवा लोगे इलेक्ट्रोलिसिस तो ये हमें इस तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर में मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम हम इसको कहते हैं। और इस प्रोसेस में हम एक और भी काम कर लेते हैं, हम इसके ऊपर डाई अपनी मर्जी का कलर ले आते हैं। ठीक है, सो डाई भी हम इसको कर लेते हैं। तो ये भी इसका एक अहम जुज़ होता है। तो पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एनोडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, या व्हाट डू यू नो अबाउट द एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। तो योर सिंपल आंसर कि हम एल्यूमिनियम को कुरियन रेजिस्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइट ये यूज़ करके, और इसके ऊपर डाई भी हम कर सकते हैं। इसको हम एनोडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम कहते हैं। 6th एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर, अब जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है ना, इसको हमने प्यूरिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। करेंगे क्या, देखो आपके पास ये सेल है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक, इंटरेस्टिंग है, समझ लें इसको, आराम से समझ आ जाना है। देखो हमारे पास जो इम्प्योर कॉपर है ना, उसकी एक थिक शीट लेनी है आपने। दिस इज योर इम्प्योर कॉपर, ले ली। इसकी शीट मोटी लेनी है, थिक वाली। और जो हमारे पास प्योर कॉपर है ना, इसको आपने बिल्कुल पतली सी शीट ले लेनी, इसकी थिन शीट। तो ये हमारे पास होगी प्योर कॉपर, इसको आपने बिल्कुल थिन ले लेना है। ठीक है, जो हमारे पास प्योर कॉपर थी उसको आपने नेगेटिव कैथोड से जोड़ना है, ये देखो, और जो इम्प्योर है उसको पॉजिटिव एनोड से जोड़ना है। ये बात याद रहे, यानी इम्प्योर को एनोड बना लेना है, ठीक हो गया, पॉजिटिव एनोड के साथ जोड़ के, और प्योर को आपने क्या बना लेना है, कैथोड। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। फिर इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट आपने यहाँ पे, जैसे कि कॉपर सल्फेट है वो यूज़ कर सकते हो। तो कॉपर सल्फेट सपोज करो आपका हो गया यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉपर को प्योर करना है। तो यहाँ पे जो सारी कॉपर पड़ी है ना, ये वाली, ये है इम्प्योर। हम चाहते हैं कि इसको प्योर किया जाए। हमने काम किया है, हमने इसको ना एक प्योर थिन शीट कैथोड के साथ जोड़ दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि जो एनोड है वहाँ पे होनी है ऑक्सीडेशन, और एनोड पे आपको पता है कॉपर पड़ी है, तो कॉपर ने अपनी Cu से Cu+2 फॉर्म में चले जाना है। ये क्या हुई है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहाँ से ये कॉपर रिमूव होना शुरू हो जाएगी और किस फॉर्म में आ जाएगी, Cu+2 की फॉर्म में। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, किस फॉर्म में आ गई ये, Cu+2 की फॉर्म में। अब ये किस तरह मूव करेगी, डेफिनेटली अब ये जो पॉजिटिव Cu+2 है ये नेगेटिव कैथोड की तरफ जाएगी, और एट कैथोड इसकी हो जानी है रिडक्शन, है ना।
यानी यही जो Cu+2 है ये कैथोड पे जाएगी और वहां पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन इनटेक करेगी और बन जाएगी Cu। तो ये जो सारी कॉपर है इम्प्योर, यहां पे ये Cu+2 की फॉर्म में कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी, जहां पे पहले ही प्योर कॉपर पड़ी थी। तो जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो एनोड पे रह जाएंगी, और जो सारी कॉपर थी वो Cu+2 की फॉर्म में ट्रैवल करके जाके डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड पे, और इस तरह से हम इम्प्योर कॉपर को प्यूरिफाई कर लेंगे। तो ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ इम्प्योर कॉपर कैन बी प्यूरिफाइड, तो इसका सिंपल आंसर यही है। अब आखिरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 7वीं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है आप जानते हो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्रोयन फ्री करने के लिए या चीज़ों को ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की पतली सी थिन सी लेयर चढ़ाते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अक्सर आपने सुना होगा ज्वेलरी जो है वो मतलब फेक है, मतलब वो प्योर सोने की नहीं है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। तो वो सोने का पानी नहीं होता कि हम ब्रश से पानी बना के सोने का और उसके ऊपर चढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास ना चम्मच है, स्पून, और स्पून ना लोहे का बना हुआ है, हम उसके ऊपर चलो चांदी की, सस्ता हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं, उसके ऊपर हम चांदी की लेयर चढ़ाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ना एक सेल लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, चूँकि हम इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लगा ली स्पून जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ये हमारी चमची हो गई, चम्मच हो गया नॉट चमची। तो यहाँ हमने सिल्वर की वो शीट ले लेनी है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। लेट्स सपोज ये सिल्वर है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी मैंने सिल्वर की करनी है, तो सिल्वर को मैं पॉजिटिव बना दूंगा, जिस पर करनी है यानी चम्मच उसको मैं कैथोड बना दूंगा। तो स्पून हमारी कैथोड होगी और सिल्वर हमारी एनोड होगी, इस तरह। तो ये एनोड हमारी लेट्स सपोज सिल्वर है Ag, और ये कैथोड हमारी स्पून है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ये मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ आपको। अब इसके अंदर हमें इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए होगा। इलेक्ट्रोलाइट आप उसी तरह का यूज़ करोगे जिस तरह की चीज़ की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी। जैसे हमने यहाँ पे सिल्वर की करनी है तो आप सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, AgCl, तो या कोई और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से क्या होगा कि जो सिल्वर की पतली सी लेयर है यहाँ पे चम्मच पे स्पून पे आ जाएगी। तो स्पून हमें ये बड़ा कंट्रोल तरीके से की जाती है, ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी चढ़ जाए। बाद में इसमें रोलिंग शोलिंग भी की जाती है, तो इसके ऊपर पतली सी थिन सी एक लेयर चढ़ जाएगी चम्मच के ऊपर। तो यूँ हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम सिर्फ मतलब फेक ज्वेलरीज बनाना नहीं है, इससे हम क्रोयन फ्री चीज़ें बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर हम डोर के हैंडल्स जो होते हैं, हमारे जो दरवाजे उनके ऊपर हैंडल्स लगे होते हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको मिल जाएगी। जैसे रिम्स होते हैं हमारे बाइक्स के या हमारी कारों के, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है, यानी मेटल को मेटल के ऊपर पतली सी लेयर चढ़ाई होती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आपने इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस देखा है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है ये इंडस्ट्री में कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में आपने ये भी सीख लिया कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में जब इलेक्ट्रोलाइट हमारा फ्यूज फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में होता है तो वो कैसे काम करता है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, अगर समझ आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैल्वेनिक सेल को शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।